आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में और अधिक निवेश आएगा, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, नॉर्थ ईस्ट को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कई बार उत्तर पूर्व का दौरा किया है और सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भी नियमित अंतराल पर उत्तर पूर्व का दौरा किया है। हमने हैदराबाद राज्य में एक रोड शो किया। हमें उम्मीद है कि इससे अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, तब से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 60 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है और सारे सेंट्रल मिनिस्टर रेगुलर इंटरवल में दे विजिट द नॉर्थ ईस्ट। सो टुडे विद द हेल्प ऑफ द फिक्की वी हैव अरेंज्ड a रोड शो इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद and we feel that it will help to attract much more investment in the northeastern states, 8 states. So people came here for they will be interested to invest the money in the northeast. So the Prime Minister हाइड्रा के आयुक्त एवी रंगनाथ ने आज अंबरपेट में बथुकम्मा कुंडा झील का निरीक्षण किया और कहा कि जल निकाय को 2 महीने में पुनर्जीवित किया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा विध्वंस की चिंताओं को संबोधित करते हुए हाइड्रा आयुक्त ने कहा कि एजेंसी घरों और आवासीय क्षेत्रों के पास नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि झील के आसपास के 5 एकड़ क्षेत्र का नवीनीकरण करके झील का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रा झील के आसपास उगे पेड़ों को हटा देगा। इसी बीच हाइड्रा ने शहर के मिडकचेल क्षेत्र के पास नगरमा नगर पालिका में अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। रामपल्ली के पास राजसुख नगर कॉलोनी में सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया। अक्टूबर में हाइड्रा ने झीलों के कायाकल्प पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आश्वासन दिया कि कानूनी रूप से वैध अनुमति वाले सभी रियल एस्टेट उद्यमों को संभावित विध्वंस की अफवाहों के बीच डरने की कोई बात नहीं है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दावा करने वाली रिपोर्ट की वे कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त संरचनाओं को नष्ट कर देंगे झूठी है। हाइड्रा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैध अनुमति वाले किसी भी ढांचे को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और एजेंसी इस निर्देश का सख्ती से पालन करेगी। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं, 10 साल से सेफ नहीं है क्या? मैंने कहा कि एक हैं तो अखंड है, उन्हें कोई काम काज नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग दिखते हैं। पीएम मोदी के बोलने का मकसद क्या है? वे किसको एक करना चाह रहे हैं? वो देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी बताएं कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, अमित शाह के अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए। अब कोई संघी बोलेगा अवैसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो मेरे 6 बच्चे हैं, आपने नहीं किया तो मैं क्या करूं? ये मेरी गलती है क्या? नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम महिला अधिक बच्चे पैदा करती हैं, ये बिल्कुल झूठ है। पीएम मोदी देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मोदी बोल रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा अपना लो, एक हो जाओ। ओवैसी ने कहा बीजेपी वाले महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं, वह मनोज जरांगे पाटिल का नाम लेकर बताएं। उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा नाम लेने से हिंदू मुसलमान होगा, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह मराठाओं को आरक्षण देंगे या नहीं। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा संचालित तेलंगाना सरकार को नई दिल्ली में रहने वाले आला कमान द्वारा रिमोट से नियंत्रित किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना पर शासन करने में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अनुभवहीनता को छिपाने के प्रयास में कांग्रेस सरकार को नई दिल्ली से निर्देश दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं पर हमला करते हुए भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा, पहले दिन से हमने टीजीपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा कार्यक्रम, ड्रग्स मामले, हाइड्रा, मुसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना और विकाराबाद में फार्मा उद्योगों के लिए हाल ही में भूमि अधिग्रहण में गिरावट देखी है।
जहां जिला कलेक्टर पर हमला किया गया। सुभाष ने आगे कहा कि तेलंगाना में रोजाना एक नाटक देखा जा रहा है ताकि वे 2023 विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों को भुला दें। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी सरकार की विफलताएं पूरे राज्य में दिखाई दे रही है और लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंडे मौसम आने के साथ आईएमडी हैदराबाद केंद्र का पूर्वानुमान है कि तेलंगाना में सर्दियों का मौसम नवंबर के आखिरी सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। आईएमडी हैदराबाद के अधिकारियों के अनुसार राज्य में समय पर ठंड की शुरुआत होने की उम्मीद है, जिससे उन निवासियों को राहत मिलेगी जिन्होंने पिछले साल अपेक्षाकृत देरी से और गर्म सर्दी का सामना किया था। सर्दियों के आगमन से पहले आईएमडी हैदराबाद ने पूरे तेलंगाना में हल्की से माध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे सर्दियों के दिनों में ठंडक का एहसास हो सकता है। इस वर्ष ला नीना स्थितियों की आशंका के साथ हैदराबाद और अन्य जिलों में कड़ाके की सर्दी का अनुभव हो सकता है। कर्नाटक सरकार ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में एक बयान में कहा कि नौकरियों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की कोई योजना नहीं है। बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 1 करोड़ रुपए तक की सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा आवंटित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री विजय जमीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनुबंधों में मुस्लिम को 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। कथित तौर पर इस मामले से संबंधित केटीपीपी अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा, आप इस मामले के संबंध में केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इन सभी पात्रों और अनुमोदनों के बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार के समक्ष अनुबंधों में मुस्लिम आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या आप में सत्यनिष्ठा या नैतिकता की कोई भावना है? अशोक ने सीएम पर ठेकों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को नकार कर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदान केंद्र का दौरा किया। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ ने इस सीट से सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। प्रियंका ने कहा, मेरी उम्मीद है कि वायनाड के लोग मुझे उनके प्यार और स्नेह का बदला चुकाने और उनके लिए काम करने और उनका प्रतिनिधि बनाने का मौका देंगे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेगा और वोट देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं वायनाड में अपने परिवार से संपर्क कर रहा हूं। इस चुनाव में मेरी बहन प्रियंका गांधी संसद में आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है। वह सिर्फ एक प्रतिनिधि से कहीं बढ़कर होगी। वह आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी वकील होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वह वायनाड की पूरी क्षमता को सामने लाने में मदद करेंगी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बाहर आएं, वोट करें और उनका समर्थन करें। आइए हम सब मिलकर एक शानदार जीत सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए यह भी बता दिया है कि उसका फैसला किन जगहों पर लागू नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि उसका निर्देश उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां सार्वजनिक भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण है, साथ ही वहां भी जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी है। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी है तो यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा। न्यायमूर्ति गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रात भर सड़कों पर रहे, यह अच्छी बात नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया है कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाए।
पीठ ने निर्देश दिया है कि ढहाने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाए। पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण हो या अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया हो तो वहां उसके निर्देश लागू नहीं होंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।